हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट पार्ट यानी बायो एनर्जेटिक्स स्टडी करने वाले हैं। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको फ्री वीडियोस और फ्री नोट्स अवेलेबल होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स जो है वो बायोकेमिस्ट्री की और सेल बायोलॉजी की और साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी के फ्लो की स्टडी करते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से यूज होती है, किस तरह से कन्वर्ट होती है, किस तरह से फ्लो होती है, ये हम एनर्जी की स्टडी इसके अंदर करते हैं। एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, कन्वर्ट होती रहती है। जैसे कुछ नाम आपने सुने होंगे, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट और इसी तरह के अलग अलग ट्राइफॉस्फेट वाले कंपाउंड्स, या एडीपी एएमपी, ये भी एनर्जी के ही फॉर्म्स हैं। तो किस तरह से अलग अलग फॉर्म्स में वो कन्वर्ट होती है और किस तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में उसका यूटिलाइजेशन होता है, ये हम स्टडी करते हैं बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। यहाँ पे बायो एनर्जेटिक्स का मतलब यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और एनर्जेटिक। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बॉडी, और एनर्जेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनर्जी। तो हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्टडी होती है एनर्जी की वो देखते हैं। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट फीचर इंक्लूड होता है बायो एनर्जेटिक्स में। देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है चीजों का सिंथेसिस होना, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होना, छोटे मॉलिक्यूल्स बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जबकि रिवर्स होता है कैटाबॉलिज्म, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन स्मॉलर मॉलिक्यूल में होना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और ये दोनों चीजें मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड होती हैं। अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा है तो ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, तो हो सकता है कि डीग्रोथ होती जाए। अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा है तो सिंथेसिस होगा, तो वहां पे ग्रोथ की कंडीशन देखी जाती है। बायो एनर्जेटिक्स जो होता है वो थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉस पर बेस्ड होता है। थर्मोडायनामिक्स में वैसे तो चार लॉ पढ़ते हैं अपन, पर यहाँ पे दो ही लॉ को ज्यादातर डील किया जाता है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। थर्ड लॉ और जीरो लॉ को यहाँ पे हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे एनर्जेटिक्स जो होता है वो दो लॉस पर बेस्ड है। थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो केवल एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मतलब हमारी बॉडी में वो किसी एक एक्टिविटी में कुछ किसी और फॉर्म में हो सकता है, किसी दूसरी एक्टिविटी में किसी और फॉर्म में हो सकता है। यूनिवर्स की एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ये ऐसा थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ कहता है। जबकि दूसरा लॉ कहता है कि जो एंट्रोपी होती है, टोटल एंट्रोपी होती है, टोटल जो रैंडमनेस होती है, जो मॉलिक्यूल्स का एक तरह से समझ लीजिए आप कोलिजन होता है या मूवमेंट होता है, तो ये जो टोटल रैंडमनेस होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है समय के साथ। और या तो वो कांस्टेंट रहेगी एक आइडियल कंडीशन में, रिवर्सिबल केसेस में, या तो वो बढ़ती जाएगी या तो वो कांस्टेंट रहेगी, पर वो डिक्रीज नहीं होगी। ये कहता है लॉ ऑफ, जो थर्मोडायनामिक्स है सेकंड लॉ, ये इसको डिफाइन करता है। तो बायोएनर्जेटिक्स इन दो लॉस पर बेस्ड होता है। तो अब हम समझते हैं फ्री एनर्जी के बारे में। फ्री एनर्जी को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट उसको पढ़ना, उसके लिए पढ़ना जरूरी है। जैसे एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, मतलब इन सब का एक्चुअली यूज करके हम फ्री एनर्जी के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी का मतलब होता है जो किसी सिस्टम में उसकी इंटरनल एनर्जी होती है काम करने के लिए, प्लस प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम का। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इनका यूज करके हम एंथैल्पी के बारे में पता लगा सकते हैं, मतलब इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम। यहाँ पे एंथैल्पी जो होता है वो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब जिसकी वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, उसके इनिशियल और फाइनल जो उसका यूं कहना चाहिए जो मैग्नीट्यूड होता है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन में जो उसका मैग्नीट्यूड होता है उस पर डिपेंड करती है, ना कि किस रास्ते से वो होकर आई है, कितना पाथ उसने कवर किया है। इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो कैलोरी, जूल्स, इन सब के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है। फॉर्मूला अगर हम एंथैल्पी का देखें तो ये होता है H इक्वल टू यू प्लस पी वी। यहाँ पे H जो होता है वो एंथैल्पी, ये H जो होता है वो एंथैल्पी है, U इंटरनल एनर्जी, प्री प्रेशर और V वॉल्यूम। यहाँ पे एंथैल्पी जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे डेल्टा एच का साइन लगाया है। डेल्टा एच का मतलब होता है किसी सिस्टम में जो एनर्जी चेंजेस होते हैं उनको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एंथैल्पी में चेंज हो रहा है तो डेल्टा से शो करेंगे, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं तो डेल्टा यू से शो करेंगे। प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है तो वॉल्यूम के लिए भी हम डेल्टा वी यूज करते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी यूज किया है, इस पे अभी मैं आता हूँ, समझाता हूँ इसको। तो फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। अब किस किस कंडीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है ये यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा जब एनर्जी यूज होगी सिस्टम में। जब सिस्टम में एनर्जी यूज होती है मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उस सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी काम कराने के लिए। और अगर ये एनर्जी यूटिलाइज हो रही है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो अपने आप तो नहीं होगी, उसको जब तक हम एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव देखी जाती है। इसका उल्टा वाइस वर्सा यहाँ पे भी है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा जब यहाँ पे जैसे एंडोथर्मिक है तो ये एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और जब सिस्टम में एनर्जी रिलीज होती है तो वो रिएक्शन अपने आप होती है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये रहा एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी चेंज की भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है जब किसी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं और उसके वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं तो हम इस तरह से एंथैल्पी चेंज को निकालते हैं। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी गेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कुल मिला के वहां पे एनर्जी के चेंजेस के रिस्पेक्ट में हम ये डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट आता है एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम पर यूनिट टेम्परेचर। किसी सिस्टम में जो भी एनर्जी होगी, जो थर्मल यूनिट एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी होगी, उसको अगर हम टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे तो हमें एंट्रोपी की वैल्यू मिल जाएगी। एंट्रोपी को एक और टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं, इट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस विद इन द सिस्टम। रैंडमनेस मतलब समझ लीजिए कि एक तरह के कोलिजन, चीजों का टकराना। तो ये दोनों तरह से डेफिनेशन इसमें आप लिख सकते हैं कि या तो ये Q अपॉन टी है, मतलब किसी सिस्टम में जो एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है पर यूनिट टेम्परेचर, और या तो इट इज अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। यहाँ पे डेल्टा एस इक्वल टू एंट्रोपी चेंज है, Q रिवर्स ऑफ हीट है, और T यहाँ पे टेम्परेचर है। मतलब क्यू के यहाँ पे हमने हीट से, यहाँ पे हीट जो है वो क्यू से डिनोट की है। अब डेल्टा एस की जो वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब सिस्टम सराउंडिंग जो एंट्रोपी आएगा वो पॉजिटिव जाएगा सिस्टम और सराउंडिंग का। तो ये किस कंडीशन में होगी? डेल्टा एस पॉजिटिव होगी मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब वहां पे उस सिस्टम के पास एनर्जी है, टेम्परेचर है प्रॉपर, इसीलिए वहां पे मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता जाएगा, वो रिएक्शन अपने आप आगे बढ़ती जाएगी, मतलब वहां पे रैंडमनेस ज्यादा हो रही है। और ये जो रिएक्शंस होंगी ये स्पॉन्टेनियस होंगी क्योंकि एक्सोथर्मिक है, वहां पे अपने आप एनर्जी रिलीज होती जा रही है, सिस्टम उस एनर्जी को यूज करके चीजों को आगे बढ़ाता जा रहा है। या यूं कह लीजिए कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जब हो रहा है तो एनर्जी वहां पे रिलीज हो रही है, जिसके कारण ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कही जाएगी। डेल्टा एस नेगेटिव होगा, यहाँ पे उल्टा है इसका। नेगेटिव होगा मतलब वो सिस्टम एनर्जी यूटिलाइज करेगा यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा मतलब वहां पे रैंडमनेस जो होगी वो कम होती जाएगी। तो ये अपन ने एंथैल्पी और एंट्रोपी के बारे में कंप्लीट किया। तो अब हम पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। अभी हमने एंथैल्पी और एंट्रोपी का रिलेशन देखा, और उसके बेस पे अब हम फ्री एनर्जी के बारे में डिफाइन कर सकते हैं और इसका रिलेशन आपस में कैसा होता है ये भी हम देखते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होती है वर्क करने के लिए, जो सिस्टम में अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होती है, फ्री एनर्जी होती है वर्क करने के लिए, उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी केपेबल ऑफ डूइंग वर्क ड्यूरिंग अ प्रोसेस। ये आपको ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे हम लेते हैं। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो फिर वो वैल्यू जो फ्री एनर्जी की होती है वो भी चेंज हो जाती है। इसको हम शो करते हैं डेल्टा जी से। डेल्टा जी मतलब होता है चेंज जो होता है एनर्जी का, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, जैसे एंथैल्पी की कंडीशन देखी हमने, नेगेटिव पॉजिटिव के केस में क्या होगा, एंट्रोपी में भी देखा, इसी तरह डेल्टा जी के रिस्पेक्ट में भी वो वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव में किस तरह से इफेक्ट डालती है ये हम देखते हैं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो प्रोसेस जो होगा उसमें एनर्जी रिलीज होगी, मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोर्गोनिक रिएक्शन है, और साथ साथ में वो अपने आप चलने वाली रिएक्शन है। तो ये आपको बच्चों ध्यान रखना है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, या यूं समझ लीजिए कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो डेल्टा जी जो होगा वो नेगेटिव होगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप आगे चलती रहेगी। इसी का वाइस वर्सा उल्टा है, मतलब डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी,
यानी यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और ये अपने आप नहीं चल सकती, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और अगर ये जीरो है मतलब सिस्टम में कहीं भी किसी भी तरह का चेंज नहीं देखा जा रहा है, सिस्टम एक कांस्टेंट तरीके से चल रहा है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मेंटेन है। तो फ्री एनर्जी मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है सिस्टम में अवेलेबल काम करने के लिए, डेल्टा जी से हम इसको शो करते हैं। अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, अगर वो एंडोथर्मिक है तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आ रही है मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, वो रुका हुआ नहीं है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर हम एंथैल्पी और एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में इसका रिलेशन देखें तो जी जो होता है वो एच माइनस टी डेल एस होता है, यानी फ्री एनर्जी एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। अगर हम यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी प्रेशर वॉल्यूम को हमने यहाँ पे रखा, और इस कंडीशन में फिर यहाँ पे ये डेल्टा एच, ये टी डेल्टा माइनस एच। मतलब अगर चेंज के रिस्पेक्ट में हम देखें तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज जो होता है, साथ साथ में एंट्रोपी चेंज के रिस्पेक्ट में भी हमने इस फॉर्मूले को देखा। तो इसका डेरिवेशन आपको नहीं आएगा। हाँ, इतना सिंपल फॉर्मूला रख के आप उसमें वैल्यूज को एक्सचेंज करके डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमने गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है रिडॉक्स पोटेंशियल। देखिए रिडॉक्स पोटेंशियल जो होता है वो किसी स्पीशीज से ये शो करता है कि कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये जो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और एक्सेप्ट करने की, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। एक टर्म आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स। रिडॉक्स जो होता है वो एक्चुअली दो टर्म से मिलकर बनता है। रिडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हम ये दोनों चीजें देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों से मिलकर बनता है रिडॉक्स पोटेंशियल यानी रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक मेजर होता है जिससे कोई स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है या वो रिसीव कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। ये हम इसके टर्म्स में देखते हैं। हायर वैल्यू अगर रिडॉक्स पोटेंशियल की होगी मतलब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंसेस दैट आर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव में है मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि इसके लिए पूरी एक टेबल चलती है, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप टेबल की वैल्यूज कुछ ध्यान रखिए या कुछ, क्योंकि हमारे पार्ट में नहीं पूछा जाता ये। तो यहाँ पे अगर रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में है मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, और अगर वो नेगेटिव में है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से हम यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये रिडॉक्स पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है पोटेंशियल की। यहाँ पे आर जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 8.24 8.214, और ये टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर आप यहाँ पे केल्विन में ले सकते हैं। ये जो होता है एन, एन मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो भी ट्रांसफर होता है, एफ फैराडे कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे लॉग नेचुरल लॉग के टर्म्स में हम यहाँ पे क्यू देखते हैं। क्यू जो कि यहाँ पे हम अब इसको जब अपन लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो स्पीशीज रिड्यूस्ड होती है उसका जो भी अमाउंट कंसंट्रेशन है वो ऊपर, और जो भी ऑक्सीडाइज्ड होती है उसका कंसंट्रेशन नीचे। और ये वैल्यू सारी सॉल्व करके, मतलब यहाँ पे गैस कांस्टेंट की वैल्यू रख के, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रख के, टेम्परेचर स्टैंडर्ड रख के 298 केल्विन पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी ट्रांसफर होते हैं इनकी वैल्यू रख के जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.0592 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करेगा, जिसमें भी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा या रिड्यूस होगा उसका नंबर अपन यहाँ पे रखेंगे। तो बाकी का वैल्यू सॉल्व करके फिर ये इक्वेशन हमको मिलती है। तो ये था रिडॉक्स पोटेंशियल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एटीपी हो गया, एडीपी हो गया, साइक्लिक एएमपी हो गया, इसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं हाई एनर्जी कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ पे इनको अपन एनर्जी रिच कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम एनर्जी रिच कंपाउंड है। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ब्रेक होने के बाद, हाइड्रोलिसिस के बाद एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी से ज्यादा रिलीज करते हैं या उसके बराबर रिलीज करते हैं। देखिए एक्चुअली हाई एनर्जी जो कंपाउंड्स होते हैं वो एटीपी के इक्विवेलेंट हम मानते हैं, या उससे ज्यादा एनर्जी देने वाले वो कंपाउंड्स अपन वहां देखते हैं। तो जिसकी एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल से ज्यादा हो तो उसको अपन इस कैटेगरी में रखते हैं। ज्यादातर इन कंपाउंड्स में फॉस्फेट ग्रुप होता है। एक्चुअली फॉस्फेट ग्रुप जो होता है तो उसको बनने के लिए या ब्रेक होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है और वो एनर्जी रिलीज भी ज्यादा करता है। तो इनमें मेनली फॉस्फेट ग्रुप होता है।
तो इनको अपन क्लासिफाई करते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज में। सबसे पहला पायरोफॉस्फेट, एग्जांपल इसका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा एसाइल फॉस्फेट 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। इनॉल फॉस्फेट, इसका एग्जांपल है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो इवन हम ये सारे कंपाउंड ग्लाइकोलाइसिस में भी देखते हैं। थायोल फॉस्फेट, इसका एग्जांपल है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और फॉस्फाजीन, इसका एग्जांपल है फॉस्फोक्रिएटिन। तो इन डिफरेंट कैटेगरीज को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला है पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट जो होते हैं ये एसिड एनहाइड्राइड वाले बॉन्ड होते हैं। एसिड एनहाइड्राइड मतलब एसिडिक पार्ट से जब वाटर वहां से रिमूव हो जाता है तो जो रिमेनिंग सब्सटेंस बचता है उसको अपन एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड के नाम से वहां पे देखते हैं। यहाँ पे कंडेंसेशन होता है एसिड ग्रुप का। कंडेंसेशन का मतलब होता है दो छोटे मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और जो दो एसिड ग्रुप बचे हैं वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं एसिडिक ग्रुप का। इसका एग्जांपल है एटीपी। एटीपी में दो एनहाइड्राइड डाइफॉस्फो बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड के कारण ये हाई एनर्जी कंपाउंड की कैटेगरी में रखा जाता है, एनर्जी रिलीज करता है ब्रेक होने के बाद। दूसरा इसकी कैटेगरी है इनॉल फॉस्फेट। इनॉल फॉस्फेट में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच रहता है। फॉस्फेट ग्रुप मतलब जैसे अपन आप समझ लीजिए PO3 PO3 जो ग्रुप होता है, जैसे जिसमें फास्फोरस और ऑक्सीजन एक साथ प्रेजेंट होते हैं और साथ साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप यहाँ पे आपस में दोनों जुड़ते हैं और एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन इनॉल फॉस्फेट कहते हैं। एग्जाम्पल इसका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये इसमें जो फ्री एनर्जी होती है ये होती है -14.8 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट कैटेगरी है एसाइल फॉस्फेट। एसाइल फॉस्फेट में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये दोनों कंबाइन करते हैं। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये दोनों कंबाइन करने के बाद फिर हाई एनर्जी बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका एग्जांपल है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट और ये इसमें जो फ्री एनर्जी होती है वो -11.8 किलो कैलोरी पर मोल के इक्वल होती है। अगला हाई एनर्जी बॉन्ड है थायोल फॉस्फेट। थायोल मतलब यहाँ पे सल्फर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये इसमें कुछ स्पेसिफिक फॉस्फेट बॉन्ड नहीं होता कि हम वैसे जो देखते हैं ना कि फॉस्फेट बॉन्ड के कारण हाई एनर्जी होती है, तो यहाँ पे बिना फॉस्फेट बॉन्ड के भी हाई एनर्जी देखी जाती है। यहाँ पे हाई एनर्जी जो थायो ईस्टर होता है, थायो ईस्टर मतलब ईस्टर जिसमें सल्फर वहां प्रेजेंट होगा। थायो ईस्टर बॉन्ड यहाँ पे बनता है और ये बनता कैसे है, ये थायोल और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब आप समझ लीजिए COH और थायोल मतलब इसका OH वाला पार्ट, ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको अपन थायो ईस्टर कहते हैं। एग्जाम्पल इसका एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। कई चीजों के लिए डेरिवेटिव का काम भी करता है, प्रिकर्सर का काम भी करता है और इसमें एनर्जी जो रिलीज होती है, फ्री एनर्जी जो होती है 7.7 किलो कैलोरी पर मोल। लास्ट ग्रुप है इसका फॉस्फाजीन। फॉस्फाजीन में यहाँ पे नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन होता है, फॉस्फेट बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन बेस यहाँ पे अटैच होता है और यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे मेनली फॉस्फेट के कारण ही एनर्जी रिलीज होती है। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो एक नाइट्रोजन बेस से अटैच होता है, एक न्यूक्लिक एसिड से अटैच होता है और फॉस्फोक्रिएटिन इसका एग्जाम्पल है। फ्री एनर्जी सिस्टम में जो है यहाँ पे -10.3 किलो कैलोरी पर मोल। एक इंपॉर्टेंट एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं हम ATP, जिसका बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। ATP मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे ये एडिनोसिन है, ये नाइट्रोजन बेस जो होगा यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट होगा, साथ में राइबोस शुगर के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे। राइबोस शुगर के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे तो उसको अपन ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसी को अपन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। हम ये जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ATP का फॉर्मेशन करता है। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो ATP बनने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस और ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ पे ATP जो होता है ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है और इसमें कई सारी एनर्जी होती है। जब ये ब्रेक होता है तो काफी सारी एनर्जी रिलीज करता है। हाइड्रोलिसिस अगर इसका होगा, ATP के साथ अगर वाटर कंबाइन करेगा तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज होता है। ये रिएक्शन एक्सर्गोनिक होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। पर अगर यहाँ पे ADP और ज्यादा फर्दर इससे कंबाइन करता है, मतलब ये समझ लीजिए डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब वाटर यहाँ पे रिलीज होगा और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डाइफॉस्फेट से जुड़ेगा, तो इसको जोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा बॉन्ड जो होता है वो हाई एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप होता है।
जुड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है और जब वो टूटेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज भी करेगा। तो ये वाली जो रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन हो रहा है, इसीलिए ये एंडोथर्मिक और एंडरगोनिक रिएक्शन होती है। जबकि ऊपर वाले में फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें अगर, तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि सिंथेसिस सब्सटेंसेस का होता रहे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है आयंस और मॉलिक्यूल्स का, उसमें ये हेल्प करता है। सेल में इंफॉर्मेशन को ट्रेवल कराना, पास कराना, इसका एक फंक्शन होता है। और ये स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस का काम भी करता है। मतलब जो सेल वॉल होती है और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें ये सेल सिग्नलिंग करके वहां पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराता है और उस पार्ट को वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो एटीपी में यहाँ पे मैंने अभी बताया था एडेनिन, राइबोस शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप। तो एडेनिन वाला पार्ट ये हो गया, ये राइबोस शुगर से अटैच है, ये इसके 5th पोजीशन पे अटैच है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन से ये वाला पार्ट कंबाइन है और ये इसकी 5th पोजीशन है। ये 5th पोजीशन जो कार्बन की है उससे ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो ये हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड कहना चाहिए क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप उसमें प्रेजेंट है और राइबोस शुगर के साथ वहां पे नाइट्रोजन बेस एडेनिन वहां पे देखा जाता है। तो लास्टली अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। इसमें हम कंपैरिजन और डिफरेंस दोनों यहाँ पे एक साथ देख के चलते हैं कि किस तरह से ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे से डिफर करती हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं एंडोथर्मिक और फिर एक्सोथर्मिक का इससे कंपेयर करते हैं। देखिए, एंडो का मतलब होता है किसी सिस्टम में अंदर की तरफ से जो रिएक्शन होती है। किसी सिस्टम के अंदर जो रिएक्शन होती है उसको अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से। मतलब जो आसपास की जगह है, अगर कोई रिएक्शन उस जगह से हीट को लेगी तो आसपास का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो अगला पॉइंट है, सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, मतलब जहां पे रिएक्शन हो रही है उसके आसपास का जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एनर्जी गेन कर लेते हैं और एनर्जी गेन करने के बाद वो अनस्टेबल हो जाते हैं। एंथैल्पी चेंज ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है। ये आपने अभी इसी लेक्चर में शुरुआत में देखा था। ये रिएक्शंस जो होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब एक समय के बाद वो रुक जाती हैं, अपने आप नहीं होती। अगर हम ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करें तो रिएक्टेंट के पास यहाँ पे एनर्जी कम है, डेल्टा जी मतलब फ्री एनर्जी कम है, और जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो एनर्जी उनके पास ज्यादा रहेगी। तो अनस्टेबिलिटी का रीजन ये हाई एनर्जी भी होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस और थर्मल क्रैकिंग ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो जो रिएक्शंस बाहर की तरफ होती हैं, सिस्टम में बाहर की तरफ से होंगी, उसको अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे उस रिएक्शन में एनर्जी जनरेट होगी यानी हीट इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे रिएक्शंस हैं दैट इवॉल्व हीट। सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता जाता है क्योंकि एनर्जी रिएक्शंस के थ्रू बाहर निकलती है। और एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। फिर एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ये रिएक्शन से स्पॉन्टेनियस होती है यानी वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो प्रोडक्ट जो होंगे उनके पास एनर्जी कम होगी, वो स्टेबल होंगे, तो रिएक्शन अपने आप चलने वाली रहती है। ग्राफ के थ्रू हम यही शो करते हैं कि रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा है और जैसे जैसे वो रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा जी जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब प्रोडक्ट जो होगा वो स्टेबल होगा। यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, मेल्टिंग ऑफ वाटर और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो ये हमने बायो एनर्जेटिक्स वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, और नोट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।